हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और आज एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, बहुत ही स्पेसिफिक टाइम पीरियड और कैंडिडेट्स के ऊपर बात करेंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, आप किसी भी टाइप की कॉम्पिटिटिव पोस्ट के लिए फाइट करते हैं तो कैंडिडेट्स दो तरीके के होते हैं। या तो वो स्टूडेंट होते हैं या फिर वो जॉब पे होते हैं या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, जो भी हैं, लेकिन वो किसी ना किसी कारण से कुछ घंटे अपने काम में बिजी रहते हैं, राइट। और एक होते हैं फुल टाइम स्टूडेंट्स, ओके, जो बस घर पे हैं, पढ़ाई करना ही उनका काम है, पढ़ाई करना ही उनका बेसिक एक्टिविटी रहने वाली है, हर वक्त की एक्टिविटी वही रहती है। तो इस कंडीशन में अगर मैं 60 डेज का प्लान बनाऊं कि मेरा सिलेबस कवर हो जाए, या फिर जो मेरे को पढ़ाई बेसिक करनी है, फाउंडेशन कोर्स वगैरह करना है, जो भी मेरे को कंटेंट इकट्ठा करके कंप्लीट करना है अपना, वो मैं कर सकूं, ओके। इन दोनों का स्टडी शेड्यूल अलग अलग होगा, सिंपल सी बात है ना। चलो इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, किस तरह से आप अपने टाइम को, टाइम टेबल को, शेड्यूल को डिजाइन कर सकते हो, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। बट मेरा टारगेट है 60 डेज, ओके, ठीक है। नाउ इस स्टेज पे तो बात करते हैं, बट आप इन दोनों में से कोई सी भी कैटेगरी में फॉल करते हो, आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, तो आपको एक काम फिर भी करना ही करना है, विच इज दिस। आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, मॉक एग्जाम सॉल्व करने हैं, विदाउट एनी क्वेश्चन आपको ये काम करना ही करना है। सिर्फ प्री का अगर सोचते हो कि मुझे सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करा दो, मैं पहले प्री तो क्लियर करूं, मेंस का देखी जाएगी क्या करना है, मेरी अच्छी प्रैक्टिस है या जो भी है, तो 399 रुपीज में अनलिमिटेड प्री के टेस्ट हैं, और 799 रुपीज में प्री और मेंस दोनों के हैं। तो यहाँ पर आंसर राइटिंग वगैरह भी आपकी हो जाएगी और प्री की एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नाउ ये सब्जेक्ट वाइज भी हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग एग्जाम्स, ये मिक्स एग्जाम्स भी हैं, इजी लेवल भी है, डिफिकल्टी लेवल भी है, बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। तो प्लीज एनरोल करो और अपने आप को टेस्ट करो, ठीक है। तो चलो टॉपिक पे आते हैं, और टॉपिक अपना था कि अगर आप जॉब पे हो तो आप कैसे पढ़ाई करोगे, और अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कैसे पढ़ाई करोगे। बहुत सिंपल सी चीज है। और टॉपर्स के अगर आपने वीडियोस देखे हैं, पॉडकास्ट वगैरह देखे हैं, सुने हैं, तो वो भी यही कह रहे हैं कि भाई इनके लिए थोड़ा आसान होता है। इनके लिए आसान क्यों होता है, आपको क्या लगता है कि इनके लिए आसान क्यों है? ये कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो दिन भर पढ़ाई को दे सकते हैं। पहली आसानी तो यही इनको मिल जाती है। अगर कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो दिन के 4 से 5 घंटे जो हैं वो तो सिर्फ इनकी पढ़ाई हो रही है कोचिंग की, ये तो कम से कम है। इससे ज्यादा भी होती हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, राइटिंग प्रैक्टिस होती हैं, टेस्ट होते हैं, फीडबैक लूप्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशंस वगैरह भी होते हैं, सेमिनार्स भी होते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, अलग से टीचर्स भी ध्यान देते रहते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कीप ऑन हैपनिंग, ओके। तो 4 to 5 आवर्स तो इनको रॉ मिल गए, और क्योंकि 4 to 5 आवर्स दिन में होते नहीं है, अभी तो दिन में बहुत सारे 10-11 घंटे भी अगर आपने अपने आप को दे दिए तो भी आपके पास में कम से कम नहीं तो 5-6 घंटे तो फिर भी बचे ही बचे हैं, उसमें आप फिर पढ़ाई कर लोगे, ठीक है। इनके लिए इजी होता है, इनके लिए टारगेट सेट करना इजी होता है। ये डेली गोल्स अपने बना के रख सकते हैं कि मुझे रोज इन टॉपिक्स को कवर करना है, ये टॉपिक्स मेरे कवर होने चाहिए, ये पढ़ाई मुझे आज कंप्लीट करनी है, आज मुझे मॉक टेस्ट देना है, आज मुझे इस चीज का एनालिसिस करना है, आज मुझे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, आज मुझे 6000 वर्ड्स लिखने की प्रैक्टिस करनी है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो रोज के टारगेट्स ये ले सकते हैं, और इन टारगेट्स को कंप्लीट भी कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं, और अपनी कॉपीज को चेक करवाना, फीडबैक लेना, क्वेश्चंस का आंसर पूछ लेना, डाउट क्लियरिंग सेशंस में अटेंड करना। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट दीस पीपल कैन डू, राइट। 60 डेज में ये इस चीज को मैनेज कर लेते हैं। इसी दौरान इनका डिसिप्लिन भी डेवलप हो जाता है, कुछ व्यू पॉइंट्स डेवलप हो जाते हैं, कंटेंट के प्रति इनकी कुछ जानकारियां बढ़ जाती हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी प्रैक्टिस हो जाती है पढ़ाई करने की। तो अगर आप पढ़ाई करने की प्रैक्टिस करते हो, हैबिट डाल लेते हो, तो आप मोटिवेटेड भी बने रहते हो, छोटे छोटे डोपामिन शूट्स मिलते रहते हैं। प्रॉब्लम आती है यहाँ, अगर फुल टाइम जॉब है तो ज्यादा प्रॉब्लम है, अगर पार्ट टाइम जॉब है तो प्रॉब्लम फिर भी है, थोड़ी हो सकता है कम हो फुल टाइम वालों से, लेकिन प्रॉब्लम तो है। कम से कम जो फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं उनके अगेंस्ट अगर इनको मैं पिट करती हूँ तो प्रॉब्लम है। क्योंकि पहली चीज, हमारे पास में टाइम ही नहीं है, हमारे पास में इतना टाइम नहीं है जितना मैम आप हर बार बताते हो कि 6-8 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, इससे ज्यादा पढ़ोगे तो बढ़िया ही है। तो मैं वो 6-8 घंटे कहाँ से लेकर आऊं? नॉट नॉट पॉसिबल फॉर मी, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन आ जाता है आपकी पढ़ाई की क्वालिटी का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा ये, पहले क्वेश्चंस कैसे आ चुके हैं। खूब पेपर्स देखो, कम से कम 4 से 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लेकर आओ, जो अभी पहले के जो लास्ट 5 प्री एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर्स लेकर आओ। 150 क्वेश्चन एक पेपर में आते हैं, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक में से कौन से टाइप के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं।
मोर और लेस 180 से 200 ऐसे माइक्रो टॉपिक्स होते हैं, माइक्रो थीम्स होती हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी है। आपको पहली चीज, और ये एक्टिविटीज आपको पहले करनी पड़ेंगी, ये इन एक्टिविटीज को करे बिना भी एटलीस्ट पढ़ाई तो स्टार्ट कर सकता है। अगर ये एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो इनकी पढ़ाई ज्यादातर बार ब्लाइंड ही रहेगी कि जो किताब में लिखा हुआ है सभी पढ़ लिया, चाहे वो सिलेबस में हो चाहे ना हो। नुकसान हो सकता है लेकिन फिर भी इनके पास में पढ़ाई करने का मोटिवेशन अलग है। आपके पास में टाइम की कमी है, और क्योंकि टाइम की कमी है, सिर्फ डेली टाइम की ही नहीं, आपको 60 डेज का टारगेट लेना है, तो वो वहां पे भी टाइम का कमी वाली पॉइंट आ जाता है, राइट। तो अगर आपके पास में टाइम की इतनी ही कमी है तो सबसे पहले ये देख लो कि कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब वहां पर निकालोगे थीम्स सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज थीम्स कैसे निकाली जाती हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात करूं, आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? हिस्ट्री, इसी में आपके मिडिवल मॉडर्न और एंशिएंट आ जाएगा, इसी में आपका आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा, इसी में आपका इंडिया वर्ल्ड और राजस्थान का आ जाएगा। तो हिस्ट्री तो एक अपने आप में एक पूरा जहान है, राइट, हिस्ट्री। नेक्स्ट है आपके पास में ज्योग्राफी, उसके बाद में आपके पास में आता है पॉलिटी, उसके बाद में आपके पास में आता है इकोनॉमी, उसके बाद में आपके पास में आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर आता है मैथ एंड रीजनिंग, और सबके साथ में आता है आपका करंट अफेयर्स, राइट। राइट, ये चीज आपको थीम्स स्टडी करके मिलेंगी। आपने सब्जेक्ट देख लिए, आपके पास में टॉपिक्स की लिस्ट आ गई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, क्वेश्चंस उनके ऊपर बार बार आए हैं। इस टाइप के उस टाइप की बात नहीं कर रही हूँ, ये टॉपिक हर बार टच किया गया है एग्जाम हॉल में, किसी एग्जाम्स में किसी ना किसी तरीके से। ये स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टडी कर लिया, ब्रिलियंट, तो आपके पास में एक लिस्ट बन गई। अब करना शुरू करो पढ़ाई, स्पेसिफिक टॉपिक्स की पढ़ाई, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो। इसका मतलब आपके पास में करंट अफेयर्स का कुछ बेसिक तो कवर हो चुका है। रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे, ऑफिस जाते हो आते हो तो न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हो, कुछ इवेंट्स की जानकारी होती है। अगर आप ब्रेड अर्नर हो, अगर आप लाइवलीहुड अर्नर हो, घर पे आपकी कमाई से घर चल रहा है, या एटलीस्ट परसेंटेज ऑफ आपकी कमाई से घर तो चल ही रहा है, कहीं ना कहीं तो कंट्रीब्यूशन कर ही रहे हो, तो फिर आपको बेसिक इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके बारे में भी पता है। गवर्नमेंट किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज लेकर आ रही है, किस तरह की स्कीम्स चल रही हैं, उनका पता है। क्योंकि जो ब्रेड अर्नर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आई मी माई सेल्फ, अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरी कुछ परसेंटेज घर में लग रही है इनकम की, तो मैं ब्रेड अर्नर हूं। तो इकोनॉमिक्स चाहे मुझे समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन एक बेसिक करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स लेकर आ रही है, कहाँ मेरा पैसा जा रहा है इनकम टैक्स का, कहाँ पर से क्या इनकम आ रही है, जो भी है, जो भी डिसीजन है मुझे पता है, उनको थोड़ा सा आपको ब्रश अप करना है। करंट अफेयर्स आपका थोड़ा सा एज आपके पास में एक्स्ट्रा है इनकी बजाय। मिल गया आपको फायदा, राइट। नेक्स्ट, आपने ये काम कर लिया है तो आपकी पिन पॉइंटेड स्टडी हो रही है, कोई अननेसेसरी अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं चाहिए। जबरदस्ती के टॉपिक्स पढ़ना, जबरदस्ती का मटेरियल इकट्ठा करना, जबरदस्ती की क्या कहते हैं उसमें वैरायटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वैरायटी ऑफ फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग लेके चलना कोई जरूरत नहीं है। ब्रिलियंट, समझ में आ गई चीज। नेक्स्ट जो आपको स्टेप करना है, जो इनफैक्ट दोनों को ही करना है, वो है मॉक्स। आपको मॉक टेस्ट देने। स्टूडेंट कंटेंट के हिसाब से पढ़ाई करेगा, आपको कंटेंट के हिसाब से, जैसे आपने थीम बनाई थी, टॉपिक्स की लिस्ट बनाई थी, उस हिसाब से करना है। आपको मॉक टेस्ट देने हैं। आप नोटिस करोगे कि जैसे जैसे आपकी पढ़ाई बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आपकी नॉलेज का विस्तार होता जा रहा है, वैसे वैसे आपके मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ते जा रहे हैं। नाउ मॉक टेस्ट को देने का एक तरीका होता है, मॉक एग्जाम को देने का एक तरीका होता है। 150 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, वो 150 क्वेश्चंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एक ऐसी कैटेगरी में आएंगे जिनके आंसर्स आप हमेशा ठीक कर रहे हो, बिल्कुल सही आंसर्स हैं, कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 में वो क्वेश्चंस आएंगे जिन क्वेश्चंस को आप थोड़ा बहुत एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हो, कुछ लॉजिकल रीजनिंग लगा रहे हो, कुछ बेसिक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग थी, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी, उसके बेसिस पे आप एग्जाम में आंसर निकाल के ला रहे हो, ये आएंगे कैटेगरी 2 में। ये सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, सही होने के चांसेस थोड़े से एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन गलत होने के चांसेस भी बने हैं। और एक तीसरी कैटेगरी होती है कैटेगरी 3। ये जो कैटेगरी 3 के क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके गड़बड़ हैं। यहाँ पर आप ना तो प्रिपरेशन ढंग से कर पा रहे हो, आप इनको या तो ड्रॉप कर रहे हो, क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, या फिर क्वेश्चंस कर रहे हो तो उनके ज्यादातर चांसेस ये हैं कि गलत होंगे, या एब्सोल्यूट ब्लाइंड तुक्का मार रहे हो, या फिर आपने प्रैक्टिस नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल मैथ एंड रीजनिंग, वो यहाँ पर क्वेश्चंस फॉल कर जाएंगे। इन तीनों कैटेगरीज को स्टडी करोगे, मॉक एग्जाम्स का एनालिसिस हो जाएगा। ओके, नाउ मॉक एग्जाम्स दोगे तो ये एनालिसिस करोगे, जैसे मैंने अभी भी बताया, स्टूडेंट भी करेगा और जॉब पे जो है, जो पार्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं वो भी करेंगे। ये कब करना है? स्टूडेंट मुझे लगता है कि ज्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि उसके पास में पढ़ाई का टाइम ज्यादा है, ज्यादा स्कोप है उसके पास में कंटेंट इकट्ठा करने का, प्रैक्टिस करने का, तो वो मुझे लगता है कि वीकली या फिर एटलीस्ट बाई वीकली एक मॉक टेस्ट तो दे ही दे।
लेकिन जो जॉब पे हैं उनको बार बार ये चीज टेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो उन्होंने जो थीमेटिक सब्जेक्ट्स के रूप में जो एक लिस्ट बनाई थी सब टॉपिक्स की, उनको रिफाइन करना जरूरी है। मैं मानती हूं कि एवरी 4th डे एक मॉक टेस्ट ये जरूर दे। मैं यही करती थी। आई यूज टू बी इन मुंबई, आई यूज टू वर्क इन मुंबई, और वहां पर मेरे को नशा चढ़ गया था कि मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि मैंने अचानक से बस सोच लिया, एक दिन अपन उठा और अपन ने बस फाड़ने का सोच लिया, ऐसा नहीं था। मेरी हमेशा से इच्छा थी, बट देयर यूज टू बी सम काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट्स थी। मैंने एमबीए किया है तो मुझे एटलीस्ट एक जॉब एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। तो मैं जॉब की फील्ड में चली गई। मैंने शेयर मार्केट की फील्ड में अच्छा खासा काम कर लिया है, बहुत टाइम देख लिया मैंने, देख लिया क्या होता है, ठीक है ना, मेरे को सब पता है। लेकिन फिर वही है जो बचपन में जो सपना देखा था, जो अपने मॉम डैड को देख के मैं बड़ी हुई हूँ, अपने अंकल्स को आंट्स को मैं देख के बड़ी हुई हूँ, तो आई यूज टू फील कि ठीक है मुझे एक बार उसकी फील्ड में वापस जाना है। मैंने क्यों बीच में उस सपने को छोड़ दिया, तो मैंने वहां पर स्टार्ट करी थी पढ़ाई। एंड आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर कुछ ऐसी ट्रिक्स थी जो मैंने फॉलो करी थी और मेरे को अच्छा खासा प्री में रिजल्ट मिला था। आई क्लियर दैट एग्जाम। कैसे? आपके पास जो कम्यूट का ट्रैवल टाइम है, जो कम्यूट का टाइम है, वहां पर लोकल चलती है। मैं लोकल में जाती थी। मेरे घर से लेकर जो मेरे को बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जाना पड़ता था, मेरे को 1 घंटा लगता था। मेरे को एक ट्रेन भी बदलनी पड़ती थी बीच में। अगर आप खुद ड्राइव नहीं कर रहे हैं तो आप कम्यूट टाइम के दौरान लेक्चर्स, चाहे ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हो, चाहे आप यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स देख रहे हो, आप कान में अपने ईयरफोन्स डाल के अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है, आपको बस अपना पढ़ाई करनी है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप ड्राइव कर रहे हो, अगर आप खुद राइड करते हो, बाइक पे हो या गाड़ी में हो, आप खुद ड्राइव करते हो, तो इसमें भी एटलीस्ट आप लेक्चर्स को सुन तो सकते हो या रिविजन कर सकते हो। जब आप घर आके पढ़ाई करो तो कोशिश करो कि अपनी खुद की बोली हुई चीजों को आप रिकॉर्ड कर लो। बोल बोल के पढ़ाई करोगे, चीज रिकॉर्ड कर लो, और जब नेक्स्ट डे जब आप ऑफिस जा रहे हो तो उस दौरान आप अपनी ही बोली हुई बात को अपने कानों में सुन लो, ताकि वो रिविजन भी हो जाए। ये मैं करती थी एंड इट यूज्ड टू ब्रिंग गुड फ्रूट्स टू मी। क्यों? क्योंकि ये रिविजन का एक तरीका अच्छा होता है। दूसरी चीज, आप अपने आप को पहचानते हो। जिस वक्त आप जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक अपने आप रिवाइज कर लेते हो और आपकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है। जब आपने जो टॉपिक पढ़ा था वो वापस आपके माइंड में आ जाता है, आप इसके भूलने के चांसेस आपके बहुत कम होते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्यूनिट का बता दिया मैंने, लेक्चर सुन लो, मैंने रिवीजन बता दिया, मॉक बता दिया, लेकिन मैम असली पढ़ाई करने के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए? यहाँ पर आपके साथ में गेम है। स्टूडेंट के पास में डेली 8 से 10 घंटे हैं, वो 6 घंटे पढ़े चाहे 10-12 घंटे पढ़े, ये स्टूडेंट के ऊपर है। जॉब वालों के साथ में ये प्रॉब्लम आ जाती है। फिर भी उनको मैं मानती हूँ कि डेली के 4 से 5 आवर्स निकालने ही निकालने हैं। ये टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा। डेली 4 to 5 आवर्स निकालने ही पड़ेंगे। हो सकता है कभी आपको थोड़ा सा इमोशनली आप डंप फील कर रहे हो, डाउन फील कर रहे हो, तो शायद 3 घंटे ही दे पाओ, तो नेक्स्ट डे 5.5 घंटे कर दो, उसके नेक्स्ट डे फिर 5.5 घंटे कर दो, आधे घंटे का गैप लोगे, मार्जिन लोगे, तो आपके 2 दिन में वो एक जो आपने 1 आवर मिस कर दिया वो आप कवर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको असली गेम करके दिखाना है अपने वीकेंड्स पे। अगर आपका सेकंड सैटरडे फ्री होता है, अगर आपका सैटरडे फ्री होता है तो आपके पास सैटरडे और संडे 2 दिन हैं जब आप 8-10 घंटे की पढ़ाई निकाल सकते हो। अगर आपका सैटरडे फ्री नहीं होता है या हाफ डे होता है तो भी आपके पास में 1 आवर बंच मिल जाएगा जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। बट संडेज तो बिल्कुल पैर तोड़ के पढ़ाई करनी है, खुद के पैर नहीं तोड़ने हैं, ठीक है, सिलेबस के पैर तोड़ने हैं, ओके। संडेज को तो बिल्कुल ब्लाइंड पढ़ाई करनी ही करनी है, संडेज आपको मिस नहीं करने हैं। मैंने यहाँ पर 60 डेज का टारगेट लिया है। 60 डेज में 8 to 9 संडेज आते हैं, यानी कि 8 से 9 संडेज में 90 से लगभग 100 घंटे आपके यहाँ निकल जाने चाहिए, संडेज से लोगे तो, ठीक है। और एवरी डे भी आपको कुछ फिक्स टाइम, मैं मानती हूँ ऑफिस के कलीग्स हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, आज कोई पार्टी हो रही है, कोई रिटायर हो रहा है, किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, बस यूं ही मन कर गया है फ्राइडे इवनिंग पे बाहर जाने का, तो वो तो आपको मिस करने पड़ेंगे, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब आपकी लाइफ में से एंजॉयमेंट खत्म ही हो जाएगा। आई एम सेइंग आपको इस एंजॉयमेंट को कुछ टाइम के लिए टालना पड़ेगा, राइट। तो मेरी तरफ से ये प्लान है। अगर आपको लगता है कि आपको डिटेल में बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दो, आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। डिटेल में जिस टॉपिक पे जैसे बात करनी है आपको, टीम विल हैंडल इट, आई विल ऑल्सो भी प्रेजेंट ओवर हियर। इसके अलावा एक फोन नंबर दिया हुआ है कि मैम गूगल फॉर्म में बहुत टाइम खप रहा है मेरा, मेरे को अभी की अभी बात करनी है, तो फोन नंबर दिया हुआ है, फोन नंबर पे कॉल करो, अपनी सारी क्वेरीज के आंसर्स ले लो, ठीक है। वेदर यू आर ऑन जॉब, चाहे फुल टाइम हो चाहे पार्ट टाइम हो, वेदर यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कोई क्वेरी है, कोई अदरवाइज ही कमेंट करना है, कुछ बताना है, मेरे साथ कोई बात शेयर करनी है,
चैनल तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं, जो आपको लगता है कि ये चीज़ है जो नहीं समझ में आ रही है, इस बारे में बात करो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जो लिखना चाहो मस्त लिखो। गलत लिखोगे गलत बात है, बहुत गलत बात है, बच्चे नहीं हो तुम लोग, ठीक है, छोटे बच्चे हो क्या। चलो, आई विल सी यू इन सम अदर सेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।